हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो है वो हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स के जनरल डिस्कशन में कवर कर चुके हैं। आज हम मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस को कंक्लूड करेंगे। ये इक्वेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपसे एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंट फॉर्म में मल्टीपल टाइम्स पूछी जा सकती है, चाहे वो आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाता हो या आपको मैक्सवेल की इक्वेशंस जो है वो डिराइव करने को कहा जाए या आपको स्टेट करने को कहा जाए, आइडेंटिफाई करने को कहा जाए। तो मैक्सवेल की इक्वेशंस को पढ़ने से पहले हम अपने मैग्नेटिक फील्ड के डिस्कशन को थोड़ा कंक्लूड करते हैं और हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H पढ़ी है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से रिलेटेड 2 टर्म्स हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आप स्ट्रीम लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जब आप उसे ग्राफिकली उसकी इंटेंसिटी को बताना चाहेंगे। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी साई और बी जो है उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरह से आपने D इक्वल्स टू F∉0 E, ठीक है, E इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है और मीडियम की जो परमिटिविटी है वो F∉0 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D विल बी F∉0 E। सिमिलरली अगर H मैग्नेटिक फील्ड है और अगर आपके मीडियम, अगर अभी के लिए हम अगर फ्री स्पेस की बात करते हैं तो म्यू नॉट जो है वो आपके परमिएबिलिटी है, F∉0 आपकी परमिटिविटी है मीडियम की फ्री स्पेस की और म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स B विल बी रिप्रेजेंटेड एज μ0H, वेरी सिमिलर टू D इक्वल्स टू F∉E। यहाँ पे D की यूनिट क्या थी? यहाँ पे D की यूनिट थी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। कितना पर यूनिट एरिया फ्लक्स आप जितना बाहर आ रहा था, फ्लक्स की यूनिट क्योंकि कूलम्ब होती है तो आपका फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट हो गई आपकी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B की यूनिट क्या होगी? B की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और जो आपका ISI स्टैंडर्ड्स है उसमें हम इसे टेस्ला की फॉर्म में भी बताते हैं। पहले इनिशियली एक जो आपका स्टैंडर्ड था उसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को गॉस से भी बताते थे, एंड 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं कि आपको करेक्ट जो यूनिट है वो सेलेक्ट करने को कहा जा सकता है और स्टेटमेंट लिख के उसमें राइट और रॉन्ग या करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको जब मेंशन किए जाते हैं तो ये जो यूनिट्स हैं ये आपका एक प्रॉब्लम बना सकता है। तो ये हो गया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, यहाँ पे जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नोटेशन दिया था दैट इज D.ds, फ्लक्स डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, जिसे भी आप कंसिडर कर रहे हैं। और ये जो हमने कैलकुलेट किया था गॉस लॉ सेज कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एरिया विल बी इक्वल्स टू Q। तो सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू B.ds ओवर द क्लोज एरिया। ओके, यहाँ पे अब आपको एक ध्यान देना है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कशन में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप फ्लक्स लाइंस को इमेजिन करते हैं तो फ्लक्स लाइंस क्या होती है? अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स ओरिजिनेट होता है, एज वेल एज अगर आपका एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके इनवर्ड डायरेक्शन में आपका फ्लक्स जो है वो टर्मिनेट होता है। अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रखा
तो फ्लक्स लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो सकती है और आपको इनके बाहर कहीं पे ज़ीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मिल सकता है। आप अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे इस तरह से, अगर आप तो ये आपकी स्ट्रेट आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जो ओरिजिनेट हो रही है वो भी आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक हमेशा एक क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। इसका रीज़न ये है कि जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन कर सकते हैं, एक नेगेटिव चार्ज को इमेजिन कर सकते हैं और फ्लक्स लाइंस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे ख़त्म हो रही है, वैसा जो सीन है वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं एग्जिस्ट करता। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल एक मैग्नेट लें तो मैग्नेट में कभी भी आपको इंडिविजुअल साउथ पोल और इंडिविजुअल नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा। अगर आप एक मैग्नेट को पीसेस में कट करते जाएंगे और स्मॉलर सेक्शन में बदलते जाएंगे तो भी हर पीस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो एग्जिस्ट करता है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज क्लोज लूप। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आर क्लोज्ड एंड डू नॉट टर्मिनेट ऑन अ मैग्नेटिक चार्ज। किसी मैग्नेटिक चार्ज पे ये टर्मिनेट नहीं होती है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इमेजिन कर सकते हैं। फॉर दिस रीज़न गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस लॉ है, आपने क्या कहा था कि D डॉट डी एस इक्वल्स टू Q टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। वो वाला गॉस लॉ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में लगाएंगे तो यहाँ पे केवल नॉर्थ पोल जिससे कि आप ओरिजिनेट होती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को इमेजिन करें, या केवल साउथ पोल जिसपे कि आप टर्मिनेट होती हुई मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को इमेजिन करें, वो सीन नहीं होता। अगर आप एक लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करते थे तो कैसे बनता था, इस तरह से। ये हमेशा आपकी कोसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में, क्लोज लूप की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है। जितना एक पर्टिकुलर पाथ जब आप इमेजिन करेंगे तो जितना फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिस्ट भी करेगा। उस वजह से जो आपका B डॉट डी एस इन अ क्लोज्ड एरिया विल बी ज़ीरो। ओके, गॉस लॉ जो आपने डिस्कस किया था ना कि D डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q। ओके, यहाँ पे B डॉट डी एस ओवर अ क्लोज्ड सरफेस में जब आप B डॉट डी एस निकालेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, इंडिविजुअल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की एग्जिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड में ना होने की वजह से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवर अ क्लोज सरफेस B डॉट डी एस विल बी ज़ीरो। ये जो कंक्लूजन है ये हमारी मैक्सवेल की इक्वेशंस की कंटिन्यूटी का बेस बनता है। ओके, अगर B डॉट डी एस इक्वल्स टू ज़ीरो है तो इसका कंक्लूजन ये निकल जाएगा, हम इसे बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल्स टू ज़ीरो। इज इट ट्रू? हमने जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि D डॉट डी एस इक्वल्स टू Q। ओके, और आपने ये पढ़ा था कि डाइवर्जेंस ऑफ D, ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, D विल बी D डॉट डी एस बाय डेल्टा V, that is nothing but Q by delta V, that gives you rho V। ये हमारी आई थी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जिसे हमने पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ बोला था। तो डाइवर्जेंस ऑफ D क्या है, D डॉट डी एस डिवाइड बाय डेल्टा V। तो अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ B कैलकुलेट करें दैट विल बी B डॉट डी एस पर यूनिट वॉल्यूम एंड दैट विल बी ज़ीरो। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये है आपकी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। ओके, ये है आपकी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी। इसी तरीके से हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था और उस पे बेस हमने क्या पढ़ा था, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी H डॉट डी एल बाय
डेल्टा एस। कर्ल ऑफ एच को हमने डिफाइन किया था सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। एच डॉट डी एल आपका क्या आया था? एच डॉट डी एल इज आई बाई डेल्टा एस दैट गिव यू जे। तो डेल क्रॉस एच जो था वो था आपका जे। ये हमने पढ़ी थी मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन। ओके, इसे हमने पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी बोला था। इसी कंटिन्यूटी में अगर मैं डेल क्रॉस ई, ओके, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करूं तो दैट विल बी ई डॉट डी एल डिवाइड बाय डेल्टा एस। ओके, यहाँ पे ई डॉट डी एल जो था ये था लाइन इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज पाथ। अगर आप क्लोज पाथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो आप बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर आपका इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक ही है तो पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट डी एल विल बी जीरो। E डॉट डी एल ओवर अ क्लोज पाथ विल बी जीरो बिकॉज E डॉट डी एल इज जीरो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो कर्ल ऑफ E will be 0. So del cross E that is always 0 and this becomes the fourth Maxwell equation. Okay, तो यहाँ पे ये दो जो हमने इक्वेशन पढ़ ली थी इनिशियली, उन्हीं का कोरिलेटेड जो दूसरा फॉर्म है उसे हम मैक्सवेल की इक्वेशंस की फॉर्म में समराइज कर सकते हैं। तो आई होप मैक्सवेल की चारों इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो गॉस लॉ का पॉइंट फॉर्म है जिसमें कहते हैं डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो वी। ठीक है, अब कुछ टेक्स्ट बुक्स में इनको फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का जो नोटेशन है वो बदल दिया गया है, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये दो इक्वेशन हमने अपने डिस्कशन में कंक्लूड की थी, और जब कुछ टेक्स्ट बुक्स में फर्स्ट इक्वेशन ये लिख के सेकंड इक्वेशन ये लिखी है या फर्स्ट इक्वेशन ये लिख के सेकंड इक्वेशन ये लिखी है, डजेंट मैटर। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि सेकंड इक्वेशन लिखिए, आपसे मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस पूछी जाती है एंड दिस इज द समरी। तो हम समरी फॉर्म में अगर हम मैक्सवेल की इक्वेशंस के लिए लिखें तो ये मैक्सवेल की इक्वेशंस है पॉइंट फॉर्म में। ओके, पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ये कई बार आपसे पूछी जाती है। ओके, आपको एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहा जा सकता है कि स्टेट मैक्सवेल 4 इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म, तो आप इनको इस तरह से ही मेंशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो वी। ओके, ये है, आप इसे रिकॉल कर सके इसके लिए आप इसे लिख सकते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, ये आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड मैक्सवेल की इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ बी विल बी जीरो बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स आर क्लोज लाइन्स एंड इंडिविजुअल charge, magnetic charge does not exist in the magnetic field, that's why del dot d will be 0. उसके बाद में तीसरी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, तीसरी इक्वेशन जो हमने कर्ल ऑफ एच एम्पियर सर्किटल लॉ से पढ़ा था, डेल क्रॉस एच विल बी जे। ये है आपका पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके, और फोर्थ इक्वेशन इसी से जुड़ी हुई, अगर आप फोर्थ इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम इसे बोलेंगे डेल क्रॉस ई विल बी जीरो। वाई? बिकॉज ई डॉट डी एल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये हो गई है आपकी मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस इन पॉइंट फॉर्म। ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस है, इनको आप अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कशन के बाद कहीं पे भी बोल्ड में और बड़े फॉन्ट साइज में लिखें ताकि आप इन्हें जल्दी से रिकॉल कर सकें। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा सकता है, इनकी यूनिट्स पूछी जा सकती है। इसी तरीके से अगर आप मैक्सवेल की इक्वेशंस को पॉइंट फॉर्म की जगह इंटीग्रल फॉर्म में अगर लिखना चाहें
तब भी आप लिख सकते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। अगर इंटीग्रल फॉर्म में आपसे पूछा जाती है मैक्सवेल की इक्वेशंस, तो आप इन्हें कैसे मेंशन करेंगे? आप फर्स्ट इक्वेशन को कैसे मेंशन करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन विल बी डाइवर्जेंस ऑफ डी, या इसे इस तरह से नहीं, इसे ऐसे लिखते हैं, डी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ डी, सॉरी, रो वी डी वी। ओके, ये डी डॉट डी एस विल इक्वल टू क्यू, दैट इज रो वी डी वी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन को आप ऐसे लिखते हैं, बी डॉट डी एस इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखेंगे एच डॉट डी एल इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिखेंगे I इक्वल्स टू जे डॉट डी एस। ओके, एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू जे डॉट डी एस, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। फोर्थ इक्वेशन को आप लिखेंगे वेरी सिंपल, ई डॉट डी एल इक्वल्स टू 0। तो अगर आपसे इंटीग्रल फॉर्म में पूछी जाती है, इंटीग्रल फॉर्म में मैक्सवेल इक्वेशंस, तो आप इस तरह से इनको समराइज कर सकते हैं। आप करेक्ट इक्वेशन सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप मैक्सवेल इक्वेशन, ये जो एक थोड़ा सा स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे बार बार कंफ्यूज होते हैं और उनको मेमोराइज करना, इक्वेशंस को मेमोराइज करना उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करें, फिर आपको ये याद करनी या ये मेमोराइज करनी आपके लिए एक टफ काम नहीं रहेगा। आप उन्हें बहुत अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। इस पे बनने वाले जितनी भी तरह के क्वेश्चंस हैं इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन को लिखना तो इवन इंटरव्यू में भी, अगर आप टेक्निकल किसी लाइन का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कैंपस में अपीयर हो रहे हैं, दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशन, या केवल आपको समरी फॉर्म में मेंशन करने के लिए कह दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डोंट हैव अ फियर अबाउट दीज। इनको आप समझते हुए एक एक लिंक बनाते हुए इन्हें याद करें, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से बिना किसी कन्फ्यूज़न के याद कर सकते हैं। आई होप मैक्सवेल इक्वेशन is now very clear to you. Keep learning, keep watching. Thank you.